Hello, my Homo sapiens, and welcome back. Today I am here with another interesting chapter. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो मेरे पास हम पैरेलली केमिस्ट्री तो पढ़ा ही रहे हैं। आज से हमने जो है बायोलॉजी का एक चैप्टर 6 ऑफ क्लास एनसीईआरटी साइंस का स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए आगे। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि बायोलॉजी का चैप्टर है, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी। ठीक है, सो इट्स अ स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी का वैसे तो बेसिक टर्म क्या होता है, ये दो टर्म से मिलके बना होता है, बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब होता है लिविंग और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना कहलाता है बायोलॉजी। और इसी की एक मोर एडवांस जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट्स अ स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो भैया समय टू समय अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने किस किस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो इसी सब को पढ़ना, इसी पूरी कहानी को पढ़ना कहलाता है क्या, बायोलॉजी। ठीक है, तो आज बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ना तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है साथ के साथ। तो अब हम अपने चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे, आप अगर आप अपने चैप्टर को स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो उसमें वो छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर समझाया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो all the living organism exhibited certain characteristics like growth करना, increase in mass, increase in number, reproduce करना, ability to sense the environment और उसको सेंस कर कर उसके प्रति रिस्पॉन्ड भी करना, अपनी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस का होना। तो ये सारी चीजें मिलकर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या बनाती हैं, वो उसको लिविंग बनाती हैं। सिर्फ लिविंग होने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मूवमेंट को शो कर रहा है। बिना किसी मूवमेंट के भी बॉडी के अंदर अनंत तरह की केमिकल रिएक्शन पैरेलली चल रही होती हैं। तो वो सबको इंक्लूड कर कर आप बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है, उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर सकता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है उसकी बॉडी के अंदर, वो ग्रो कर रहा है, वो मास में बढ़ रहा है, वो नंबर में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दीज मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो वो सारी प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस टुगेदरली, जितनी भी प्रोसेस एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है, इन सारी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए उनको हम क्या बोल देंगे, लाइफ असेंशियल प्रोसेसेस या लाइफ प्रोसेसेस। मतलब वो सारी प्रोसेस जो इन सारी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए लिविंग बॉडी में आवश्यक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। जैसे आपके सेल का डैमेज होना, तो उसको वो रिपेयर करती हैं, उसको मेंटेन करती हैं, उसको ग्रो करती हैं। आया समझ में? आगे चलते हैं। दीज बायोलॉजिकल मेंटेनेंस प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी। और आपको पता है कि हम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो हमें किसी भी तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, जो हम बाहर से फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, तो फूड इनटेक जब हम करते हैं तो उसका क्या होता है कि उस फूड इनटेक को, जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो उसका ब्रेकडाउन होता है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, और फिर हम अलग अलग तरह की जो प्रोसेसेस है वो परफॉर्म करते हैं। चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी हो, तो सारी प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हमारे फूड से मिलती है। बहुत अच्छी बात। चलिए चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो इन ऑर्डर टू ग्रो द बॉडी साइज, अगर अब आपको अपने बॉडी साइज को बढ़ाना है तो आपको बाहर से फूड तो खाना पड़ेगा। और जनरली आपके जितने भी फूड होते हैं वो लगभग लगभग क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो आपका शुगर हो। तो इस फूड को हमें बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ जाती है अपने बॉडी साइज को बढ़ाने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए। ठीक है जी। तो दीज सोर्स ऑफ एनर्जी नीड टू बी ब्रोक डाउन इनटू अ सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म। तो इन सब्सटेंसेस को, ये जो एनर्जी कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं, इनको हमारी बॉडी में पहले इनटेक करते हैं, फिर उसको हम तोड़ते हैं, फिर इनसे एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भैया क्या डिफरेंस होता है बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग इज जस्ट अ सिंपल टर्म वी आर यूजिंग टू डिस्क्राइब द इनटेक एंड एक्सेल ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 रिस्पेक्टिवली। आप भैया ऑक्सीजन ले रहे हो, CO2 को रिलीज कर रहे हो, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक लिविंग बॉडी के अंदर जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम बोल देते हैं ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है, एक ब्रॉडर प्रोसेस को समझाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड सोर्स
विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन फॉर मेंटेनिंग द सेलुलर प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन को हम इनटेक कर रहे हैं और उस ऑक्सीजन की मदद से जो भी आपका ऑर्गेनिक फूड है उसको हम तोड़ रहे हैं और उससे एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। इस प्रोसेस को कंबाइनली हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन बोल देते हैं। आ रही है इतनी बात समझ में? अच्छा जी, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं भाई साहब? ठीक है, ऑर्गेनिज्म को मैंने यहाँ पर दो क्लास में डिवाइड करा है, जनरली होती हुए क्लास में डिवाइड ही है ये। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कंपोज होते हैं सिर्फ सिंगल सेल से, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कंपोज होते हैं मल्टीपल सेल से, मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से कंपोज होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल के अंदर एग्जांपल है प्रोटिस्टा हो गया, अमीबा हो गया, सूडोमोनास हो गया, जितने भी आपके बैक्टीरियाज हो गए सब के सब इस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। वायरसेस हो गए, वायरॉइड हो गए। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपका ह्यूमन बींग्स हो गए, हाईली कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स में है। ठीक है, प्लांट्स हो गए हाईली कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, और अब क्या होता है कि बस फर्क इनमें क्या हो जाता है कि जितनी भी सेलुलर और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बॉडी के अंदर हो रही है, अगर वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रही है तो वो सारी प्रोसेस मेंटेन होती है सिर्फ एक सिंगल सेल से ही। इनके पास कोई भी एक ऑर्गन नहीं होता है फूड को टेकअप करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए वेस्ट मटेरियल का। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि इन सारी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हाईली मॉडिफाइड ऑर्गन्स होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बींग्स को देखें तो वहां पर गैसेस एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास लंग्स हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए किडनी है। ठीक है, और फूड इनटेक करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए एलिमेंट्री कनाल है, और उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, लीवर है, आपका इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, उसके अंदर आपका क्या बोलते हैं गॉल ब्लैडर है, बहुत सारे ऑर्गन जो है एसोसिएट हैं इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया ही होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है, कि एक सेल आया, बहुत सारे सेल ने मिलकर झुंड बनाया, उसको हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू। फिर बहुत सारे तरह तरह के टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू बना लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं ऑर्गन। और बहुत सारे जब बहुत सारे ऑर्गन जुड़कर एक ग्रुप बना देते हैं तब वो जाकर तैयार कर देते हैं फंक्शनली कॉम्प्लेक्स लिविंग बॉडी को। ये आपको पता होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैंने पहले भी आपने देखी होगी, यहाँ पर भी समझा देता हूँ। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड टू सस्टेन द लाइफ एंड मेंटेन अ नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने फूड से एनर्जी के अपने फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, और ऑब्टेन कर कर अपनी जितनी भी नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजीज है, उसको हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, एवरी एक्टिविटी वी परफॉर्म इट रिक्वायर्ड एनर्जी, इवन एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। कितनी कोई भी एक्टिविटी आप करोगे उसको करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और यहाँ तक कि अगर आप बिल्कुल बिना हिले डुले भी बैठे हुए उस पोस्चर को भी मेंटेन करने के लिए एनर्जी खर्च हो रही है माय फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? कुछ ऑर्गेनिजम्स की ऐसी क्लास होती है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेस लाइक CO2, वाटर, नाइट्रोजन। ठीक है, इनकी मदद से ही वो अपना खाना तैयार करते हैं। ठीक है, ऐसे उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे इसमें एग्जांपल हो गया प्लांट्स हो गए और कुछ आपके ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज हो गए। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप से अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट, जिनको हम एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, बहुत तरह के एंजाइम होते हैं, प्रोटीएसेस होता है। ठीक है, जो हमारे 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 स्टमक में होता है, जो प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीएसिस होता है। स्टार्च पे काम करने के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स पे एक्ट करते हैं, उनको तोड़ते हैं सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में, और फिर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, आगे फंक्शन करती है। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या हो गया, हेटेरोट्रॉप्स में एनिमल्स हो गए, फंजाइज हो गई। ठीक है, ऑटोट्रॉप समझ में आया, हेटेरोट्रॉप समझ में आया, इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जिस तरह से ऑर्गेनिजम्स का टाइप है उसी के बेसिस पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नाम से पता लग रहा है, ऑटोट्रॉप्स आएंगे इसके अंदर सारे के सारे। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, टेक अप देयर फूड बाय द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपने फूड को लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सबको पता होगा भैया, फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस की मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अपने फूड को बनाना कहलाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं। जस्ट फॉर द फन फैक्ट, हिंदी वाले बच्चों को पता होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर,
CO2, नाइट्रोजन इनटू एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म जैसे कि कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि आपका वाटर हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसका हम कन्वर्जन करते हैं एक एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में जिसको हम क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। वो किसकी प्रेजेंस में? वो आपका सनलाइट की प्रेजेंस में, और आपका लीफ के अंदर जो हरा हरा जो क्लोरोफिल है उसकी प्रेजेंस में। ये क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। फूड, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स के अंदर जो फूड है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और यहीं पर नोट कर लो इस बात को कि एनिमल के अंदर जो फूड है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ये भाई बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, बहुत ही भयंकर। ठीक है, इस रिएक्शन को बिल्कुल अपने दिल के किसी छोटे से कोने में संभाल के रखना। ये रिएक्शन एवरी टाइम हैपन होती है जब आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात? CO2 एटमॉस्फेयर से लिया, वाटर लिया, अपनी रूट से एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट ने, सनलाइट वो आ गई, ठीक है। और सनलाइट क्या होता है, जैसे लीफ पे पड़ती है तो लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी जो लेयर्स होती हैं लगभग वो लाइट को कैप्चर करते हैं, और क्लोरोफिल पिगमेंट भी लाइट को कैप्चर करता है। नीचे क्लोरोफिल आ गया और इससे क्या बना आपका C6H12O6, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना। ठीक है, और वहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन भी कुछ रिलीज हो गया और आपका कुछ वाटर भी बना। तो अब ये है प्रोसेस जो असल में होती है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पर। क्लोरोफिल क्या होता है कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो हमारी लीफ में, हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये हमारे प्लांट्स में जहां भी प्रेजेंट होगा उसको ग्रीन कलर इम्पार्ट करेगा। जहां भी होगा वहां पर क्या करेगा, ग्रीन कलर को इम्पार्ट करेगा क्लोरोफिल। एक पिगमेंट है, एक कलर है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होते हैं, ये प्रोसेस है कि एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का, ठीक है, बाय क्लोरोफिल। कन्वर्जन होता है, ठीक है, कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का टू केमिकल एनर्जी, और वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर क्या होता है कि CO2 का रिडक्शन होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये स्टेप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हो रहे हैं, और ऊपर ये रिएक्शन है जो एक्चुअली परफॉर्म होती है। इस पूरे पार्ट को ढंग से याद कर लेना, बिल्कुल एकदम बढ़िया से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और एक चीज मैं और समझा दूं, जो लीफ होती है, लीफ में क्या होती है, बड़ी बड़ी मेसोफिल सेल्स होती हैं। ठीक है, उन मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। और मैं बता दूं जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपका सेल ऑर्गेनल होता है और ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या होता है कि जनरली माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इनमें डबल दो तरह की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मतलब काफी मतलब आप हायर क्लासेस में इनको पढ़ोगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सारी चीजें आपको मतलब आगे पढ़ने को मिल जाएंगी। तो इसमें क्या क्या होता है देखो, माइन्यूट पोर्स आर प्रेजेंट इन द लीफ सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा विद हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। तो लीफ की जो सरफेस होती है उसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से पोर्स होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होता है। ठीक है जी, तो गैसेस एक्सचेंज किसके लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो स्टोमेटास क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे टीनी टीनी पोर्स होते हैं लीफ के अंदर, जिसकी मदद से क्या हो रहा होता है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। और गैसियस एक्सचेंज किसके लिए हो रहा है? फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और देर इज ऑल्सो अ ट्रांसपिरेशन लॉस थ्रू दीज स्टोमेटा। और स्टोमेटा से क्या होता है कि आपका कुछ अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन लॉस भी होता है। ट्रांसपिरेशन लॉस का मतलब होता है कि जो वाटर वेपर्स का लॉस हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन लॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, अच्छी टर्मोलॉजी है, अगर आप अपने आंसर में लिखोगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन लॉस मतलब वाटर का जो लॉस होता है वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, वो भी कहाँ से हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा पोर इज रेगुलेट बाय बीन शेप गार्ड सेल। तो आपकी जो स्टोमेटा की जो स्टोमेटा भैया कब खुलेगा कब बंद होगा, वो कौन रेगुलेट कर रहा है? एक बीन, जैसे एक बीन होती है ना, जैसे आपका राजमा हो गया वैसा समझ लो। ठीक है, बीन शेप होती है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल कैसी होती है, बीन शेप की होती है। जैसे कि आप अपने डायग्राम पे देखो नीचे की तरफ, ठीक है, अपने डायग्राम में देखो नीचे की तरफ, तो ये बीन शेप होती है। ये गार्ड करती हैं स्टोमेटल पोर को कि भैया वो कब ओपन होगा और ये कैसे बंद होगा। और जनरली क्या होता है कि ये जो इसका पोर का एक्टिव होना या जो बंद होना है ये कैसे रेगुलेट होता है कि भैया गार्ड सेल में क्या होता है, वाटर जब अंदर की तरफ फ्लो करता है तो वो फूल जाती है, उनके अंदर क्या होता है, टर्गर प्रेशर बन जाता है, तो वो स्वेल कर जाती हैं। तो उनका जो आपका जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है, और जब क्या होता है कि उसमें से जब पानी निकल जाता है तो वो श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है, तो जो आपका स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाता है। उनके अंदर की जो टर्जिडिटी है वो रिड्यूस हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, और अदर जो मटेरियल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये जो प्लांट है ये कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? सॉइल में से विद द हेल्प ऑफ रूट।
ठीक है? और जो नाइट्रोजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ, ठीक है? तो नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में भी यूज होता है। और इसको जो प्लांट है पहले कैसे एब्जॉर्ब करता है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट, ठीक है? NO3 NO2 इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? कहाँ से? सॉइल में से, मिट्टी में से। और एक फॉर योर, ठीक है, तो आपको मैं ये भी बता दूं यहाँ पर कि जो पोर्स हैं वो ना तो सिर्फ और सिर्फ लीफ में ना होकर वो रूट में भी प्रेजेंट होते हैं, वो स्टेम्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और वहां से भी कुछ ना कुछ गैसेज एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है जी, इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, एनसीईआरटी के हैं दोनों डायग्राम्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बस वही है कि लीफ है, लीफ का जो है ट्रांसलेशन दिखाया है, इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, फिर नीचे कुछ गार्ड सेल्स हैं, उनके बीच में एयर स्पेसेस है, ठीक है? वैक्सी क्यूटिकल मतलब क्या होती है? कुछ सिबरिन काइंड ऑफ मटेरियल से मिलकर बनी होती है, जो कि वैक्सी होता है, मतलब वाटर जो है वाटर रिपेलेंट होता है मटेरियल, ठीक है? वैक्सी का मतलब थोड़ा मोम टाइप जैसे समझ सकते हो, ठीक है? तो वैसा टाइप का होता है। अपर एपिडर्मिस होती है, नीचे सबसे लोअर एपिडर्मिस दिखा रखी है, यहाँ पर गार्ड सेल है, एयर पोर्स है, और नीचे डायग्राम में आपको स्टोमेटा को समझाया हुआ है कि किस तरह से स्टोमेटल पोर है, किस तरह से क्लोरोप्लास्ट है, और वो रेगुलेट हो रहा है बाय द टर्गर प्रेशर ऑफ वाटर। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, उसी में, ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। तो जो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म मटेरियल बना रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? इनटेक कर रहे हैं, ठीक है? डिफरेंट रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म अडेप्ट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू इंटेक एंड डाइजेस्ट द फूड। तो अलग अलग रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करते हैं अपने फूड को इनटेक करने के लिए, ठीक है? कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि वो फूड को अपनी बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब वो भी जो भी आपका जो भी क्या है एसिड वगैरह को बाहर रिलीज कर देते हैं, वहीं पर उसको एंजाइम्स वगैरह को, बायोकैटलिस्ट को बाहर ही रिलीज कर देते हैं, उसको बाहर के बाहर ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर बाद में अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया ईस्ट हो गया, फंजाई हो गया, फंजाई में एग्जांपल हो गया आपका ब्रेड मोल्ड, ठीक है? अच्छा जी, सम ऑर्गेनिज्म जो है टेक अप द फूड एंड देन ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और भैया फिर उसके अंदर बॉडी में जाने के बाद उस पर बायोकैटलिस्ट कुछ एसिड वगैरह को छोड़ते हैं, और फिर उसको जो है ब्रेक डाउन करते हैं और वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इनका ह्यूमन बींग्स का, ठीक है? दो तरह का और मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे पैरासाइट और सेप्रोफाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं एक लिविंग होस्ट बॉडी के ऊपर, उनको बिना मारे, ठीक है? जिसमें एग्जांपल है कस्कटा, ठीक है? कस्कटा का मतलब होता है अमर बेल, ठीक है? अमर बेल मतलब एक पेड़ होता है जो कि मतलब इसकी बेल होती है अमर बेल, और वो क्या करती है कि वो दूसरे प्लांट पर अगर आप डाल दो, उसका सारा न्यूट्रिशन उसके मतलब पूरी फैल जाती है उस प्लांट के ऊपर, और उसका सारा न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब करने लग जाती है। टिक्स हो गया, लाइस, जो जुए होते हैं, ठीक है, इनको बोल देते हैं। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो एब्जॉर्ब करते हैं अपने न्यूट्रिशन को फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ा गला जो मटेरियल होता है वहां से अपने न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्लास में अच्छी जाती है सेप्रोफाइट, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ अपटेक ऑफ फूड इन अमीबा, और आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ अपटेक ऑफ फूड इन पैरामीशियम। तो इनके अंदर क्या होता है कि ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, और इसकी बॉडी की जो शेप है वो डिफाइनेट नहीं है, वो मतलब बदलती रहती है, ठीक है? तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, इनके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है फूड पार्टिकल को अपटेक करने के लिए। तो इनकी जो अमीबा की जो इंटायर सरफेस है वो इस फूड अपटेक के अंदर क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही फूड पार्टिकल इसकी सरफेस के पास आता है, ये क्या करता है? एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन को फॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया या फॉल्स फूड भी बोलते हैं। वो अपने फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है, और फिर फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के बाद वो उसको फूड वैक्यूम में डाल के उसका ब्रेक डाउन कर देता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, सेंटर में एक बड़ा सा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, और ये जो दो छोटे से पैर से बन रहे हैं इसको हमने क्या बोल दिया? सूडोपोडिया। इसके सेंटर में फूड पार्टिकल आता है, उसको ये अपने अंदर डाल के फूड वैक्यूल में जो है इस पे बहुत सारे लाइटिंग एंजाइम्स को डालता है और उनको तोड़ देता है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, उसको अपनी सरफेस पे लाकर वहां से रिलीज करवा देता है। ये मैकेनिज्म होता है किसमें भैया? अमीबा के अंदर, ठीक है? आगे देखते हैं पैरामीशियम में क्या होता है, ठीक है? और आई थिंक ये सबसे लास्ट पीपीटी है, मैकेनिज्म ऑफ अपटेक ऑफ फूड इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में जो है फूड पार्टिकल का अपटेक कैसे होता है, ठीक है? इट्स ऑल, ये भी यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल से ही मिलके बना होता है, और इसकी बॉडी की क्या है? डिफाइनेट शेप है, मतलब ये अमीबा की तरह अपनी बॉडी में जो है बदलाव नहीं ला सकता है। तो क्या होता है कि फूड पार्टिकल को ये टेकअप करता है एक स्पेसिफिक स्पॉट से, जैसे कि आप अपने डायग्राम में देखो, ये जो बुलेट वाला पॉइंट है, यहीं से अपने फूड पार्टिकल को ये जो है एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? द इंटायर बॉडी ऑफ पैरामीशियम इज कवर्ड बाय थिन हेयर कॉल्ड सीलिया। तो जो पैरामीशियम की जो पूरी की पूरी बॉडी है, ठीक है, पैरामीशियम की जो पूरी बॉडी है वो कवर्ड होती है बाय थिन हेयर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। और जैसे मान लो कि अगर
अगर जो आपका जो पर्टिकुलर स्पॉट है जहाँ से फूड पार्टिकल को पैरामीटर है, जो फूड पार्टिकल जो पैरामोशियम की पैरामीशियम एब्जॉर्ब करेगा, तो जो ये सीलिया की मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि वो फूड पार्टिकल उस पर्टिकुलर फूड अपटेकिंग साइट पर पहुंचता है और उसके बाद उसको लिया जाता है। समझ रहे हो कि सीलिया क्या है, माइन्यूट से छोटे 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 से आपके क्या है, थिन हेयर्स हैं, वो फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेते हैं और उनकी मूवमेंट के थ्रू क्या होता है कि जो भी आपका पर्टिकुलर साइट है फूड अपटेक के लिए, वहां पर जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। सिंपल सा है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, देख लो भैया। इसमें साइटोप्लाज्म भी है, ग्यूलेट है, एयर एनल पोर है, एनल पोर जहाँ से जो है, ठीक है, एनल पोर जहाँ से ये वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा। मैक्रोन्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, सो आई थिंक ये सबसे लास्ट पीपीटी। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लव इट, एंजॉय इट। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी है इस प्रेजेंटेशन को बनाने में, और मुझे पक्का पक्का पता है आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो नोट्स बनाइए, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए लगन से। थैंक यू गाइस सो मच।